हम लोग नवम वर्ग के हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग देख रहे हैं। मैंने बतलाया था उपसर्ग एक शब्दांश है। यह किसी शब्द के आरंभ में लगता है और नया शब्द बनाता है। इस प्रकार से मूल शब्द और नए शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर नया शब्द बनाता है और अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे एक शब्द आप ले लें हार, और उसके प्रारंभ में आप जोड़ दें उप, तो नया शब्द बनता है उपहार। तो मूल शब्द हार और नया शब्द उपसर्ग लगने के बाद उपहार, दोनों के अर्थों में अंतर है। हार के दो अर्थ हैं, एक पराजय और दूसरा अर्थ गले में पहनी जाने वाली माला। लेकिन जब इसमें उप जोड़ दिया जाता है प्रारंभ में, तब नया शब्द बनता है उपहार, जिसका अर्थ है भेंट, संदेश। तो अर्थ बदल गया। तो मूल बात, उपसर्ग लगने के बाद नया शब्द जो है मूल शब्द से अलग हो जाता है और दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर होता है। आखिर हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते क्यों हैं? क्या महत्व है? पहली बात कि जब शब्द रचना की ओर हम बढ़ते हैं तो उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनता है और यह क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन लाता है। फिर हम क्या देखते हैं? जैसे ही मूल शब्द में उपसर्ग लगा और नया शब्द बना तो अर्थ में विशेषता आ जाती है। एक और बात है कि अलग से स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। मूल शब्द रूढ़ शब्द होता है प्रायः, और जब आप उसका खंड करेंगे तो खंड सार्थक नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए आप हाथ ले लीजिए, रूढ़ शब्द है, खंड कीजिए, हा और थ निरर्थक। तो मूल शब्द रूढ़ शब्द होता है जिसका खंड सार्थक नहीं होता है। अब देखिए, जब किसी शब्द में उपसर्ग लगाया जाता है तब जो नया शब्द बनता है वह यौगिक शब्द होता है। जैसे आप एक शब्द ले लीजिए देश, अब उसमें स्व लगाइए, सु लगाइए तो सुदेश, स्वदेश। राज है तो राज में आप स्व लगाइए तो स्वराज, सु लगाइए सुराज। तो उपसर्ग लगने के बाद जो नया शब्द बनता है वह यौगिक शब्द होता है। अब देखिए, उपसर्ग अलग है तो उसका प्रयोग हम वाक्य में नहीं कर सकते हैं। जब उसे जोड़ देते हैं शब्द में
तब जा कर के उसकी संगति बैठती है और तब वह उपसर्ग अर्थवान होता है। जब तक शब्द से जुड़ता नहीं उपसर्ग, तब तक वह अर्थवान नहीं होता है। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे हैं शब्दांश जो उपसर्ग कहलाते हैं और कुछ जो है सो अव्यय कहलाते हैं, लेकिन हिंदी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इसके बाद हमने यह भी देखा था कि उपसर्ग का प्रयोग जो हम करते हैं हिंदी भाषा व्याकरण में, तो उसमें कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं, कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं जिसे हम विदेशज के अंतर्गत रखते हैं। मूलतः यह उपसर्ग संस्कृत व्याकरण का तकनीकी शब्द है। तो हमने कल संस्कृत के उपसर्ग देखे थे, एक दो हम आज भी देख लेंगे। जैसे आप उत्तम शब्द है, उसमें अति जोड़ दीजिए, अत्युत्तम। पहले तम में उत जोड़ दिए तो उत्तम, फिर उसमें अति जोड़ दिए अत्युत्तम। वक्ता में अधि जोड़ दिए अधिवक्ता। इस प्रकार से हम संस्कृत के उपसर्ग स्व, स्वदेश, सु जोड़ दीजिए सुदेश, तत् जोड़ दीजिए काल में तत्काल, बोधन के पहले सम स मोहलंत जोड़ दीजिए संबोधन। इस प्रकार से हम संस्कृत के उपसर्गों को हमने कल भी देखा था और आज भी हमने हल्की चर्चा की। हिंदी में भी इसके अपने उपसर्ग हैं। वैयाकरण के अनुसार हिंदी में 11 उपसर्ग हैं। आप देखेंगे जैसे अन है, अन 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 हलंत, तो कुछ इसे एक ही श्रेणी में रखते हैं, हमने इसे अलग अलग कर दिया। कु और क दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। तो अब बारी बारी से देखेंगे। जैसे अ हिंदी का उपसर्ग, और एक नाथ लेते हैं मूल शब्द, उसके पहले अ जोड़ दें, शब्द बनता है अनाथ। आप मूल शब्द जान लें, उसमें अन जोड़ दें, अन अन, तो शब्द बनता है यौगिक शब्द अनजान। इसी प्रकार से आप पहले मूल शब्द लीजिए कार, उसमें अधि जोड़ दीजिए तो नया शब्द बनता है अधिकार। अब उसके पहले अन जोड़ दीजिए और न हलंत, तो शब्द बनता है अनधिकार। क्या बनता है? अनधिकार। तो यह जो शब्द बना अनधिकार, कभी कभी भूलवश कुछ लोग अनाधिकार बोल देते हैं। वो क्या जोड़ते हैं? और नौ पूरा नहीं, ऐसा जोड़ेंगे तब तो अनाधिकार बनता है, लेकिन वह गलत है व्याकरण की दृष्टि से, है ना। तो अनधिकार शब्द जो है वह सही है, और नौ हलंत जोड़ अधिकार अनधिकार। समझ गए? अब एक शब्द लीजिए पका, और उसमें जोड़ दीजिए अध, आधा, अध, अध पका। अब गुण, उसमें अ जोड़िए, अगुण। तद्भव रूप में आवेंगे तो नौ दंती नौ आएगा। वैसे तत्सम रखेंगे मूर्धन्य नौ आएगा। सूरदास का एक पद है ना, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो अवगुण वहाँ दंती नौ है, लेकिन हमने यहाँ तत्सम रूप रखा है। आप अगर तद्भव रूप लेंगे तो बनेगा अवगुण, है ना।
तो इसी प्रकार से ऊनवाचक संज्ञा आप पढ़ते होंगे, जैसे 30 है, 30 से एक कम क्या है 29। तो यह 29 जो है, उन जो है न्यूनता सूचक, न्यूनता बोधक उपसर्ग है। ऊनवाचक संज्ञा में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये कु, क हरस उकार, चाल के पहले लगाइए तो कुचाल। अब केवल क रखिए, पूत में जोड़िए कपूत, है ना, निषेधात्मक उपसर्ग हो गया। दान के पहले नी लगाइए निदान, योग के पहले सु लगाइए सुयोग, पूत के पहले सौ लगाइए सपूत, है ना। सु हो गया सुंदर, सौ हो गया साथ। भर, भरसक, भरपूर, कूल के पहले दू लगाइए दुकूल, बात के पहले बिन लगाइए बिन बात। तो ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये हिंदी के उपसर्ग से बने हुए शब्द। अब उर्दू फारसी के भी उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि उर्दू फारसी के भी शब्द हिंदी में हैं। हिंदी तो गंगा की तरह है, इसमें उदारीकरण की बात है ना। बहुप्रचलित शब्द हम किसी भी भाषा के हिंदी में सादर ग्रहण कर लेते हैं। यह हिंदी की उदारता है और इसलिए हिंदी को हमने कहा कि हिंदी गंगा की तरह है। अब उर्दू फारसी के कुछ उपसर्ग देखें, जैसे आप देखेंगे कम, इसमें आप तर जोड़ दीजिए तो शब्द बनता है कमतर, है ना। कल हमने आपको बतलाया था कि उर्दू में 12 उपसर्ग हैं व्याकरण के अनुसार। इसी प्रकार से खुश, खुश मिजाज, खुश दिल, गैर उपसर्ग लें और हाजिर में जोड़ दें गैर हाजिर। असल के पहले दर जोड़ दें दर असल। दान के पहले ना जोड़ दें नादान। नाम के पहले बौ जोड़ दें बौ नाम। इसी प्रकार से बा वजूद, बावजूद, बद, बदसूरत। अब जैसे बड़, बर्दाश्त, बे, है ना, लगाइए रहम के पहले बेरहम। इलाज के पहले ला लगाइए लाइलाज। पंच के पहले सर लगाइए सरपंच। सफ़र के पहले हम लगाइए हम सफ़र। दिन के पहले हर लगाइए हर दिन। वजह के पहले बिला लगाइए बिला वजह। हकीम के पहले नीम जोड़िए नीम हकीम। वक्त के पहले ऐन जोड़िए ऐन वक्त। बेला के पहले अल जोड़िए अलबेला। तो यहाँ हम कुछ, है ना, आगत उपसर्ग देख रहे थे उर्दू फारसी भाषा के। अंग्रेजी के भी कई शब्दों का प्रयोग हम विशेषण की श्रेणी में करते हैं और बोलचाल में भी अक्सर लोग बातचीत किया करते हैं। जैसे आप कहते हैं चीफ जस्टिस, तो जस्टिस के पहले जो चीफ है प्रमुख के अर्थ में, यह चीफ अंग्रेजी का उपसर्ग है। इसी प्रकार से जनरल मैनेजर, है ना। कलेक्टर के पहले डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर। पैंट के पहले हाफ, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। ऐसा अक्सर लोग प्रयोग करते हैं बोलचाल में। चांसलर,
उसके पहले वाइस जोड़ दीजिए, वाइस चांसलर। कमांडर शब्द आप ले लें, उसके पहले सब जोड़ दें, सब कमांडर। तो अंग्रेजी के जो अभी आप उपसर्ग देख रहे थे 6, चीफ, जनरल, डिप्टी, हाफ, वाइस, सब, ये भी शब्द अंग्रेजी के उपसर्ग युक्त शब्द हिंदी में यदाकदा विशेषण श्रेणी में प्रयुक्त हो जाते हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में वह 2-3 प्रकारों से। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से आप शब्द रचना कीजिए, शब्द निर्माण कीजिए। अब ये उपसर्ग आपको संस्कृत के भी हो सकते हैं, ये उपसर्ग हिंदी के भी हो सकते हैं, ये उपसर्ग उर्दू के भी हो सकते हैं, ये उपसर्ग अंग्रेजी के भी हो सकते हैं। तो प्रायः अंग्रेजी के उपसर्ग वाले शब्द नहीं पूछे जाते, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। अब जैसे ये तो हो गया कि आपको उपसर्ग दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन उपसर्गों की सहायता से एक शब्द या 2-2 शब्द या कुछ शब्द आप बनाइए। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से शब्द रचना कर लेंगे उपसर्ग जोड़ करके। अलग ढंग से प्रश्न एक और पूछा जा सकता है। जैसे आपको उपसर्ग युक्त शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से आप मूल शब्द अलग कीजिए। तो केवल आप मूल शब्द, आप शब्द दे देंगे, जैसे आपको दे देंगे अधिकार, और कहेगा कि इससे आप मूल शब्द अलग कीजिए। तो आप लिखेंगे मूल शब्द के रूप में कार। अगर आपको दे देगा कि अधिकार से केवल उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप उपसर्ग अलग करेंगे आधि। अगर प्रश्न दे दे कि दोनों को अलग अलग करके लिखिए, तो आप लिखेंगे आधि, है ना, जोड़कार। या आप उपसर्ग लिख लें और तब योजक चिन्ह दे करके आप लिखिए आधि, फिर अल्प विराम का चिन्ह दे दीजिए, फिर लिखिए मूल शब्द और फिर योजक चिन्ह दे करके आप लिखिए कार। या फिर अगर ऐसे 2-4 शब्द दिए गए तो ऊपर में ही आप लिख लीजिए मूल शब्द, थोड़ा हट करके उपसर्ग और थोड़ा अलग में लिखिए मूल शब्द। अब जैसे आपको दे देगा कि अधिकार, इसमें उपसर्ग युक्त शब्द है, यौगिक शब्द है, तो जहाँ आपने ऊपर लिखा उपसर्ग उसके नीचे लिखिए आधि, और जहाँ आपने लिखा मूल शब्द उसके नीचे लिखिए कार। इसी प्रकार से उर्दू का उपसर्ग लगा हुआ आप एक शब्द लें बेहया, तो उपसर्ग के नीचे लिखेंगे बे और मूल शब्द के नीचे लिखेंगे हया। अगर आपको उपचार शब्द दे दे, यौगिक शब्द, तो उपसर्ग के नीचे आप उप लिखेंगे और मूल शब्द के नीचे आप चार लिखेंगे। इसके बाद आपको दे दे प्रशिक्षित, है ना, तो उपसर्ग के नीचे आप प्र लिखेंगे और मूल शब्द के नीचे शिक्षित लिखेंगे। तो यह तो होगा कि आपको शब्द दिए जाएंगे और तब कहा जाएगा कि इन शब्दों से आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में भी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक अलग ढंग से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे देगा मूल शब्द और आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा कि आप इसमें उपयुक्त उपसर्ग जोड़ करके उपयुक्त यौगिक शब्द बनावें। जैसे आपको दे देगा चित्र मूल शब्द और आपको स्वतंत्र छोड़ देगा कि आप इसमें उचित उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनावें। तो अक्सर आप सुनते हुए चित्र विचित्र, चित्र के पहले आप वी व हरस इकार आप जोड़ दीजिए।
तो यौगिक शब्द बनेगा, उपसर्ग युक्त शब्द बनेगा विचित्र। इसी प्रकार से आपको एक मूल शब्द दिया जाएगा रोध, और कहा जाएगा कि आप इसमें उचित उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनावे। तो रोध के पहले आप वी जोड़ दीजिए तो विरोध, नहीं अगर प्रति जोड़ दें तो प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आप आसानी से मूल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जोड़ करके उपयुक्त शब्द बनाएंगे। अब जैसे आपको दे देगा हार, अब आप सोचिए हार के पहले आप क्या क्या उपसर्ग लगा सकते हैं। अगर आप वी लगाएंगे तो विहार, उप लगा देंगे उपहार, संग जोड़ दे दें संहार। तो उस समय जब आप परीक्षा दे रहे होंगे अथवा आपसे मौखिक पूछा जाए वर्ग में ही, तो कहीं भी तो सावधानी पूर्वक आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा शब्द कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, या आपने नहीं भी देखा नहीं भी पढ़ा, उपसर्ग का ज्ञान आपने हासिल किया, तो आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर जैसे ही आप दिमागी व्यायाम करेंगे, आप चिंतन करेंगे, तुरंत आपके दिमाग में उचित उपसर्ग आ जाएगा और उसे जोड़ करके आप उचित शब्द बना लेंगे। अब जैसे लव, लव हो लव, इसके पहले आप उपसर्ग लगाइए। अगर आप सौहरस उकार जोड़ देते हैं तो सुलभ, दोहरस उकार र हलंत जोड़ते तो दुर्लभ। नहीं तो दिक्कत कहाँ है? इसी प्रकार से भूति, बहुत दीर्घ उकार तो हरस इकार भूति। तो तत्काल अगर आप ज़्यादा दिमागी जोड़ नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आप नहीं लिख पाए। लेकिन नहीं, क्यों नहीं लिख पाए? मैंने कहा ना कि शब्द आपके आसपास भरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, है ना। तो केवल आपको थोड़ा सा सोच लेना है। तो भूत के पहले अनु जोड़ दीजिए अनुभूति। अक्सर आप सहानुभूति शब्द सुनते होंगे, सह जोड़ अनुभूति। नहीं, योग के पहले सह सहयोग, भूत के पहले अनु तो अनुभूति, उसके पहले सह सहानुभूति। तो कभी कभी एक शब्द में दो दो उपसर्ग लगते हैं, कभी कभी तीन भी उपसर्ग लग सकते हैं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, दो उपसर्ग युक्त शब्द, मैंने कुछ देर पहले ही कहा था अत्युत्तम, अति जोड़ उत जोड़ तम, तो अति और उत ये दोनों उपसर्ग हो गए, तम मूल शब्द। तो पहले तम के पहले उत लगाइए, उ तो हलंत, तो हो जाएगा उत्तम। अब उसके पहले आप क्या लगा दें? अति, तो अत्युत्तम। तो कभी कभी संधि का नियम भी काम करता है, यहाँ पर संधि का नियम ही काम कर रहा है ना। इसी प्रकार से आप व्याकरण शब्द ले लें और चिंतन करें कि इसमें कितने उपसर्ग हैं, सोचें। तो व्याकरण शब्द जो है, इसका जब आप खंड करेंगे तो होगा वी जोड़ आ जोड़ करण। तो अब आप समझ गए कितने उपसर्ग हुए इसमें। करण मूल शब्द, वी और आ दोनों क्या हो गए? उपसर्ग। तो दो उपसर्ग वाले शब्द। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कुछ ऐसे शब्द लिखिए जिसमें दो दो उपसर्ग लगे हों, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब तीन उपसर्ग वाले आप सोचिए पहले, जैसे दुर्व्यवहार। पहले व्यवहार में देखिए, वी जोड़ अव जोड़ हार, वी और अव ये दोनों उपसर्ग हो गए, हार मूल शब्द। अब व्यवहार के पहले आप दुर लगाइए, तब शब्द बनेगा दुर्व्यवहार। तो तीन उपसर्ग हो गए ना, दुर जोड़ वी जोड़ अव जोड़ हार, हार मूल शब्द और तीन जो पहले कहे गए ये तीनों उपसर्ग, है ना। आगे जब आप प्रत्यय भी पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कुछ ऐसे भी शब्द होंगे
जिसमें उपसर्ग भी लगे होंगे, प्रत्यय भी लगे होंगे, मूल शब्द तो होगा ही, है ना। जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था प्रशिक्षित, और कहा था शिक्षित में प्र उपसर्ग लगा दिया गया, शब्द बना यौगिक शब्द प्रशिक्षित। लेकिन शिक्षित शब्द कैसे बना है? यह शब्द बना शिक्षा जोड़ इत, शिक्षा में इत प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द बना शिक्षित, और तब इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया प्र, तो प्र उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द फिर आ गया प्रशिक्षित। तो ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिसमें आपको उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है ना। कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे आप उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द का रूप बदल जाता है ना। कभी कभी प्रत्यय जोड़ते हैं तब भी बदल जाता है। अब जैसे पहले आप हास लीजिए, यह मूल शब्द है, इसके पहले आपने जोड़ दिया इति, तो शब्द क्या बन गया? इतिहास। और जब इसमें आप इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप हो जाएगा ऐतिहासिक, तो रूप बदल गया ना, वहाँ ऐतिहासिक नहीं लिखेंगे, ऐतिहासिक। दिन में इक जोड़ेंगे दैनिक, देह में इक जोड़ेंगे दैहिक, तो शब्द के रूप में अंतर आता है। शब्द निर्माण के क्रम में जब आप इन बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो आसानी से आपको समझ में बात आ जाएगी। अब जैसे आपको हम एक शब्द देते हैं राज, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, चर्चा हमने की थी। अब आपको कोई कह देगा कि राज के पहले आप उपयुक्त उपसर्ग जोड़िए, तो आप क्या जोड़ेंगे? अब देखिए, कभी कभी बच्चों से भूल हो जाती है। अभी पहले आप एक सही देख लें, राज के पहले सु जोड़ दीजिए तो सुराज, स्व जोड़ दीजिए तो स्वराज। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इसमें गज जोड़ दे तो वह गजराज बन जाएगा, और गजराज में गज जो है वह उपसर्ग नहीं है, वह शब्द है ना, और वह यौगिक शब्द है। आप कभी पढ़ चुके होंगे रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तो रूढ़ शब्द वह होता है जिसके खंड निरर्थक होते हैं। जैसे गज को ही ले लें, गज का खंड करेंगे तो होगा गौ और जौ, क्या अर्थ लगाएंगे? अक्षर है, वैसे अक्षर का भी अर्थ होता है। जैसे अ का एक अर्थ है नहीं, नाथ के पहले अ जोड़ दिया अनाथ। आप केश कहते हैं, केश, जिसका अर्थ है बाल, सिर के बाल, केश। आपको पता है क है तो अक्षर, लेकिन जब आप अक्षर बोध पढ़ जाएंगे, भाषा विज्ञान पढ़ेंगे आगे चल करके, तो आपको हम तत्काल बतलाते हैं। क का अर्थ होता है सिर, माथा, सिर। और जब इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, अधिकरण कारक, संस्कृत आपने कभी पढ़ी होगी, शब्द रूप धातु रूप, है ना, कारक भी आपने पढ़ा होगा, उसकी विभक्ति आपने देखी होगी। तो क में जब सप्तमी विभक्ति आप लगाएंगे, अधिकरण कारक की विभक्ति, संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार, तो हो जाएगा के, जैसे कहते हैं गृहे, है, अहम गृहे वसाम, अहम गृहे निवसाम, है ना। तो गृहे या सह गृहे गच्छति, तो गृहे मतलब घर में, सह गृहे अस्ति, वह घर में है,
तो अधिकरण कारक के दो चिन्ह हैं, विभक्ति हैं हिंदी में, एक में और दूसरा पर। कौवा डाल पर बैठा है तो वहाँ भी अधिकरण कारक की विभक्ति है। वह घर में बैठा है, घर में, वहाँ भी विभक्ति है अधिकरण कारक की। तो केश में क में जो एकार लगाते हैं उसका अर्थ हुआ सिर में या सिर पर। और तब तालव्य श, देखिए ये तो समझाने के लिए तालव्य या दंत या मूर्धन्य लोग कह देते हैं, असल अंतर तो आपको उच्चारण से करना है। जिसको आप तालव्य श कहते हैं उसका उच्चारण तालु से होता है, श। जिसको आप दंत स कहते हैं उसका उच्चारण दांत से होता है, स। और जिसे आप मूर्धन्य श कहते हैं, श, तो इसमें मूर्धा से उच्चारित होता है और गर्म हवा ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो श, तालव्य श, श का अर्थ हुआ शयन करने वाला, केश, सिर पर शयन करने वाला। वैसे आप केश का अर्थ हुआ बाल। तो ये जो इतनी व्याख्या, बारीक व्याख्या, सूक्ष्म व्याख्या, जब आपको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हो और हिंदी व्याकरण का भी सम्यक ज्ञान हो और तदुपरांत आप चिंतन करें, मनन करें, तो आप सही सही व्याख्या कर सकते हैं, सही सही शब्द निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग वाले है ना, इस पाठ को आप देखेंगे भी। और कुछ शब्द ये जो उपसर्ग दिए गए हैं हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के, इन उपसर्गों की सहायता से आप अलग अलग शब्द बनाएंगे। जो शब्द दिए गए उन शब्दों को छोड़कर, ये तो आप जानेंगे ही, लिखेंगे ही, आप अलग से भी कल्पना के आधार पर शब्द निर्माण करेंगे, शब्द रचना करेंगे। मेरा अनुमान है आप इस पाठ को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।